हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 9 टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखो कि आपको मान लो इस फॉर्म का कोई भी एक रिलेशन गिवन है जहाँ पर हमारे पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं, x है, y है और z है। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें, देखो डिफरेंशिएट करोगे कि f को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास वो ये वाली फॉर्म लेगा। यहाँ पर हम देखो कि कर्ल f बाय कर्ल x को p लिख सकते हैं, कर्ल f बाय कर्ल y को q और इसी तरह से कर्ल f बाय कर्ल z को r। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा या इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कि फ्रॉम फर्स्ट वी कैन ऑलवेज गेट अ रिलेशन ऑफ द फॉर्म सेकेंड, कि फर्स्ट टाइप के रिलेशन से आप हमेशा ये सेकेंड इक्वेशन टाइप का रिलेशन बना सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे नहीं, ये हम आगे सीखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको ये इक्वेशन तो दी है, अब ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है नहीं है, ये आप किस तरह से चेक करते हो। तो देखो उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, ये गिवन कंडीशन होती है। क्या आपको करना है कि अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म से कंपेयर करना है, वहां से आपको p की, q की और r की वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज निकालने के बाद आप इसके अंदर पुट करके चेक करोगे कि क्या आपका आंसर 0 आता है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके इंटीग्रेबल है। देखिए क्या है यहाँ पर कि p आपको दिया, फिर उसके बाद q का पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू z, माइनस r का आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। फिर उसके बाद यहाँ पर कि q के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, r का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, p का पार्शियल डेरिवेटिव z के साथ, और साथ में हमारे पास r है और उसके बाद p है और q है। अब अगर याद करने में आपको मान लो थोड़ी ये होता है कि भाई मुश्किल है या नहीं याद हो रहा है, तो देखो किस तरह से पैटर्न बनता है। p को हमने बाहर रखा तो अंदर आपके पास क्या आएगा, q आएगा, r आएगा। इसी तरह से q को आपने बाहर रखा तो आपके पास क्या आएगा, r आएगा, उसके बाद p आएगा। इसी तरह से r को आपने बाहर रखा तो क्या अंदर आएगा, p आएगा, q आएगा। तो ये तो ऊपर वाली वैल्यूज हमें ऐसे पता चल गई। अब उसके बाद कि इनका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है वो कैसे, देखो आप याद करोगे। q का डेरिवेटिव y के यहाँ पर रिस्पेक्ट में है, देखो q के साथ dy है तो यहाँ पर आपके पास z आ जाएगा, r के साथ dz है तो यहाँ पर आपके पास y आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने जो है q को बाहर रख लिया था तो आपके पास फर्स्ट और ये लास्ट वाला बचा था, यानी कि r के साथ ये x वाला, p के साथ ये z वाला, और यहाँ पर कि आपने जो है देखो जी z वाली टर्म यहाँ से हटा दी थी तो p के साथ आपके पास क्या होगा, y होगा, और q का यहाँ पर क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा। इस इक्वेशन को एक दो बार लिख के देखना, फिर आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। तो एक तो देखो ये है इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन। उसके बाद ना हमारे पास एक और आता है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कब कहते हैं। देखो एग्जैक्ट तब कहेंगे जब ये जो ब्रैकेट में आपके पास टर्म्स लिखी हुई हैं ये सभी टर्म्स आपस में इक्वल हो जाए। यानी कि देखो सबसे पहले क्या है कि p का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल हो, q का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये जो हमारे पास लास्ट वाले ब्रैकेट की टर्म्स थी। इसी तरह से ये दोनों आपके पास फर्स्ट वाले ब्रैकेट की टर्म है और ये दोनों आपके पास सेकेंड वाले ब्रैकेट की टर्म है। तो अगर ये सभी वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तो आप क्या कहेंगे कि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अब इन सब का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपके पास इस चैप्टर में पहली 3 एक्सरसाइज के अंदर तो 3 मेथड्स दिए हैं। फिर फोर्थ एक्सरसाइज में आपके पास क्या होगा कि अगर आप पहले 3 मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो वो तो चलो जब हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे तब पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास क्या है कि द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है
तो आपको अपनी टर्म्स को इस तरह से रीअरेंज करना है कि इक्वेशन क्या बन जाए, आपकी एग्जैक्ट बन जाए। एग्जैक्ट बनने का मतलब क्या है कि ये इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। एग्जैक्ट बन जाएगी तो उसके बाद जो है आप अपनी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो चलो कि हमने पढ़ा है ऐसे करना है, ऐसे करना है। करना कैसे है ये हम क्वेश्चन से सीखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें दी yz प्लस में 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में dx है प्लस में z इंटू एक्स माइनस 2z इंटू dy प्लस xy माइनस 2y इंटू dz इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो क्या करना है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो पी क्यू आर की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो पी हमारे पास क्या आया, y इंटू जेड प्लस में 2 इंटू एक्स। क्यू हमारे पास क्या आया, z इंटू एक्स माइनस 2 इंटू जेड। और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई, एक्स वाई माइनस 2y। अब सबसे पहले तो क्या करना था, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी थी। अब कंडीशन चेक करनी थी तो चलो यहाँ पर सीखते हैं वो जो हमने इक्वेशन बनाई थी। देखो कैसे था ये, यहाँ से पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड आपने इक्वेशन इधर लिख ली ना, तो इसी से अपनी वो इंटीग्रेबिलिटी वाली कंडीशन लिख सकते हो आसानी से। देखो क्या था, पी हमने लिखा, पी के बाद क्या बचता है, क्यू बचता है, आर बचता है। यानी कि क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, आर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, साथ में नेगेटिव साइन रहेगा। अब क्यू के अलावा क्या बचा, ये आर वाला, तो क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड और आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बन गई हमारे यहाँ से फर्स्ट टर्म। फिर प्लस में क्यू हमने लिखा। अब अगर क्यू को नहीं लिखा है तो आपके पास क्या बचता है, आर बचता है और पी बचता है। तो पहले तो कि आर का पार्शियल डेरिवेटिव होएगा, उसके बाद पी का पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास होगा। अब देखो ये टर्म तो हमने यहाँ से बाहर लिख दी है, क्या बचता है, एक्स वाली और जेड वाली बचती है। तो आर का डेरिवेटिव हो जाएगा पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में और पी का हो जाएगा डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ से लास्ट टर्म लिख देते हैं, आर को बाहर लिख दिया तो बचेगा क्या, पी और क्यू बचेगा। यानी कि पहला डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाला डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में, और पी का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई और क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यही हमारी कंडीशन थी। अब क्या करना है, यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट करके चेक करना है कि क्या आंसर 0 आता है या नहीं आता। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो क्या आएगा, यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या है, yz प्लस 2 इंटू एक्स। तो इधर हमने लिखा yz प्लस में 2 इंटू एक्स। अब उसके बाद ब्रैकेट वाली टर्म पर चलते हैं। q का आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z। क्यू हमारे पास ये है, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यानी कि z के साथ जो बाकी टर्म्स होंगी आप उन्हें एज कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो यहाँ से तो आपके पास आएगा x और नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, -2। अब उसके बाद r का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। r हमारे पास ये है, y के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक तो आपके पास आएगा माइनस का x और वो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर आपके पास ये +2 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्यू लिखो पहले तो कि zx माइनस 2z हो गया। फिर उसके बाद r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, r हमारे पास ये रहा। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ आपके पास ये फर्स्ट टर्म ही होगी, क्योंकि सेकंड तो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, y बचेगा माइनस। ऐसे ही p का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, तो इस टर्म को आप एज कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y आ जाएगा। फिर प्लस में r की वैल्यू देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, xy माइनस 2y। और अंदर वाली टर्म्स हम लिख लेते हैं कि p का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के लिए करोगे तो यहाँ पर बचेगा z और माइनस। q का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, माइनस का z बचेगा। अब देखो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स कैंसिल होती हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 0। 0 आ गया तो गिवन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर thus the condition of integrability is satisfied।
अब मेथड देखो, जब आपने पढ़ा था तो उसमें क्या था कि पहले तो चेक करना है इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, वो तो हो गई। सेकंड आपको बोला था कि आपको चेक करना है इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट होती है तो फिर टर्म्स को रीअरेंज आप करके उसे सॉल्व कर सकते हो। अब एग्जैक्ट में हमारे पास क्या था कि जो ये ब्रैकेट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये आपस में इक्वल होने चाहिए, और अगर आप देखोगे तो ये आपस में इक्वल भी तो है। देखो ये इक्वल थे तभी तो ये टर्म्स जीरो हो रही थी, है ना। यहाँ पर भी ये इक्वल थे तभी तो टर्म्स जीरो हुई। तो आप इधर लिख सकते हो आगे कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आर सेटिस्फाइड या कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और फिर उसके बाद एंड द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, और जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट भी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि टर्म्स को रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज करने के लिए पहले मैं यहाँ पर जो इक्वेशन लिख देती हूँ। आपको ये इक्वेशन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन से ही वैल्यूज़ देख सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, इन्हें रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए देखो मैं पहले तो वो टर्म्स लिख रही हूँ कि जहाँ पर मेरे पास x का, y का और z का डेरिवेटिव है, साथ साथ जहाँ पर x का डेरिवेटिव है वहाँ पर आपके पास की yz है, y का डेरिवेटिव अगर है तो उसके साथ मैं zx वाली टर्म लिखूंगी, और अगर z का डेरिवेटिव हुआ है तो वहाँ पर x वाली टर्म। तो पहले तो इन तीनों को हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, yz इंटू डी एक्स, फिर zx इंटू डी वाई, और यहाँ से xy इंटू डी जेड, राइट। फर्स्ट टर्म से तो हमारे पास एक तो ये आ गया। बाकी वाली टर्म्स को अगर आप बाद में लिखना चाहो तो सब में आपके पास 2 है, 2 को हमने यहाँ पर कॉमन निकाला तो आपके पास क्या आएगा, देखिए x dx माइनस में z dy और माइनस में y होगा, साथ में dz इज इक्वल टू 0, राइट। या आप इन्हें ऐसे लिख दो कि x dx है हमारे पास, नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाला, और ये z dy और प्लस में y dz को हमने जो है एक साथ लिख दिया इक्वल टू 0। इस टर्म को ऐसे ही लिखा कि yz dx प्लस में zx dy प्लस xy इंटू dz, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है, देखो ध्यान से, पहले x का डेरिवेटिव हो रहा है, y का डेरिवेटिव हुआ, z का डेरिवेटिव हुआ, और साथ साथ हमारे पास yz zx xy था। तो मतलब कि हमारी टर्म एक्स वाई जेड की फॉर्म में थी। यहाँ पर u इंटू वी रूल ही लगेगा ना, कि एक बार x का डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार y का होगा, एक बार z का होगा, तो आपके पास यहाँ से तो ये टर्म बन जाएगी। फिर प्लस में, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास की 2x है, साथ में dx है। इधर फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, उस 2 से ये बाहर वाला 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, z y आ जाएगा। क्योंकि देखो z के साथ y का डेरिवेटिव है, y के साथ z का डेरिवेटिव है, और साथ में हमारे पास यहाँ पर 2 था, तो इस 2 को जो आप यहाँ लिख सकते हो, और इज इक्वल टू कांस्टेंट c। तो ये देखो इसे कि एक्स वाई जेड प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 टाइम्स जेड वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा यहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस क्वेश्चन में अगर हम फिर से देखें कि हमने क्या किया, तो सबसे पहले तो देखो हमने इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक की। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद हमने क्या किया कि गिवन इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है या नहीं है ये चेक किया। अगर एग्जैक्ट है तो टर्म्स को रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो आपके पास जो है सोल्यूशन आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल करते हैं कि जिससे ये थोड़ा और आपको क्लियर होगा। देखो क्या है यहाँ पर कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या हमें दिया कि yz इंटू लॉग z dx माइनस zx इंटू लॉग z dy प्लस xy इंटू dz इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो क्या करना है, इसे कंपेयर करना है p dx प्लस q dy r इंटू dz इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास p की तो देखो क्या वैल्यू आएगी, yz इंटू लॉग z, q की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस zx इंटू लॉग z, और r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी x इंटू वाई। अब क्या करना है, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करनी है तो चलो फिर से वो वैल्यूज लिखते हैं। p हमारे पास था
p था तो क्या होगा, q का यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव होगा, r का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, q का होगा विद रिस्पेक्ट टू z यहाँ पर, और r का होगा विद रिस्पेक्ट टू y। फिर नेक्स्ट टर्म आपने यहाँ पर देखिए क्या लिखी, q, तो पार्शियल डेरिवेटिव एक बार r का होगा, एक बार होगा p का, r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और प्लस में हमने यहाँ पर लिखा r। अगर r लिखा है तो p और q का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर हमने लिखा q। अब p का तो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y और q का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद अपनी इन वैल्यूज को यहाँ पुट करना है कि p q r और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स। p देखो हमारे पास क्या था, yz इंटू लॉग z। अब ब्रैकेट वाली टर्म q का पार्शियल डेरिवेटिव आपको करना है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू z। तो देखो एक बार हमारे पास z है, एक बार हमारे पास log z है, तो ये यहाँ पर u इंटू वी रूल आपका लगेगा। देखो अगर z का पार्शियल करते हो यहाँ पर कि पहले z का डेरिवेटिव किया, तो ये तो हमारे पास बचेगा माइनस x इंटू लॉग z, राइट। और अगर log z का डेरिवेटिव करते हो तो क्या आएगा, 1/z होगा। अब वो 1/z इस z को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा यहाँ से क्या, माइनस x। अब नेक्स्ट कि r का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो हमारे पास सिंपल ही है यहाँ पर कि नेगेटिव में x बचेगा। फिर उसके बाद प्लस में q हमें लिखना है, q की वैल्यू हमारे पास है माइनस zx इंटू लॉग z। अब r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये यहाँ पर आएगा y नेगेटिव साइन। p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो सेम यहाँ पर भी कि z है log z है, तो आपका u इंटू वी रूल यहाँ पर लगेगा। पहले तो अगर z का डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास क्या आएगा, y इंटू लॉग z। फिर उसके बाद अगर log z का डेरिवेटिव करोगे तो 1/z होगा और वो z इस z को कैंसिल कर देगा, बचेगा आपके पास y, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस y आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट टर्म में क्या रखना है, पहले r यानी कि x इंटू y, फिर p का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इंटू लॉग z माइनस q का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन z होगा, साथ में क्या होगा, log z, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हमारे पास देखिए क्या क्या वैल्यूज आएंगी कि yz इंटू लॉग z है आपके पास, और यहाँ पर माइनस x log z, माइनस x और माइनस x जो है हमारे पास यहाँ पर माइनस 2x होंगे, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स वाई जेड आपके पास आएगा, और साथ में log z है और एक और log z है, तो क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये आपके पास आएगा एक्स वाई इंटू जेड, और साथ में क्या होगा, log z प्रेजेंट होगा। अब आगे इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये तो होगा माइनस एक्स वाई जेड इंटू लॉग ऑफ जेड का स्क्वायर, राइट। फिर नेगेटिव साइन के साथ 2 इंटू एक्स वाई इंटू साथ में हमारे पास क्या होगा, log z होगा, राइट। अब ये वाली टर्म आपके पास थी एक्स वाई जेड, साथ में log z इसका स्क्वायर था, और प्लस में देखिए ये माइनस माइनस दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास 2 टाइम्स एक्स वाई जेड आएगा यहाँ पर, तो ये 2 एक्स वाई जेड इंटू लॉग जेड। देखो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, यानी कि हमारे इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। अब उसके बाद क्या करना है, अपने इन टर्म्स को रीअरेंज हमें करना है, रीअरेंज करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पर आपके पास yz है, zx है, xy है, मैं क्या करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ना xyz से और साथ में log z से डिवाइड कर देती हूँ। मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट, तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय एक्स वाई जेड इंटू लॉग जेड। तो देखो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर yz है तो yz से yz कैंसिल हो जाएगा, log z से log z कैंसिल होगा, नीचे हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर में x बचेगा, ऊपर हमारे पास क्या था, dx था। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या बचती है, dx बाय x। ऐसे ही सेकेंड टर्म की बात करें तो z और x कैंसिल हो जाएगा, log z भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा dy और डिनोमिनेटर में बचेगा y, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस dy अपॉन y। और अगर लास्ट टर्म की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास xy है,
एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, ऊपर तो आपके पास रहेगा डी जेड और नीचे हमारे पास क्या रहेगा z इंटू लॉग जेड, क्योंकि ये z भी कैंसिल नहीं होगा और ना ही ये log z कैंसिल होगा, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करोगे तो देखो कि इंटीग्रेटिंग हमारे पास क्या क्या आएगा, log x माइनस में log y। और यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो log z की हमारा फंक्शन है 1/z जो है इसका डेरिवेटिव है, तो आपके पास क्या हो जाएगा log इंटू फंक्शन होता है, तो ये log इंटू log z और इज इक्वल टू log c। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी ही यूज हुई है कि फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो log में हमारा फंक्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आप log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे कि log a प्लस log b, a इंटू बी होता है log के साथ, तो इधर हमने लिखा log, ये x आएगा, साथ में यहाँ पर log z, y हमारे पास डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू log c, या यहाँ से आप बोल सकते हो कि x इंटू log z अपॉन y किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही आपका सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यहाँ पर हमें किस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं 3x² y² माइनस e टू द पावर x इंटू z। यहाँ पर हमारे पास है dx प्लस 2x³ इंटू y, प्लस में हमारे पास क्या है साइन z है, मल्टीप्लाई में dy प्लस y इंटू cos z माइनस e टू द पावर x इंटू dz इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे p dx प्लस q dy प्लस में r इंटू dz इज इक्वल टू 0 से, तो p q r की वैल्यूज आ जाएंगी। p हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 3x² y² माइनस e टू द पावर x इंटू z, q हमारे पास क्या होगा 2 इंटू x³ y प्लस में साइन z, और r हमारे पास क्या होगा y इंटू कोस z माइनस e की पावर x। अब इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है कि इक्वेशन सेटिस्फाई करती है नहीं, तो अपनी कंडीशन लिख लेते हैं। p हमारे पास है, p है तो देखो q का पार्शियल डेरिवेटिव, r का पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो आप ये एग्जांपल्स करोगे ना 3-4, तो इन्हीं से ही आपको ये इक्वेशन जो है याद हो जाएगी आसानी से। यहाँ पर हमारे पास z का पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर हमारे पास y का पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद था q, तो यानी कि r का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, p का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर हमारे पास x आएगा और यहाँ पर हमारे पास z आएगा। फिर प्लस में हमारे पास r था तो पार्शियल डेरिवेटिव p का होगा, q का होगा, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करके चेक कर लो कि क्या आंसर 0 आता है या नहीं आता है। तो देखो p हमारे पास क्या है 3 इंटू x² y² माइनस e की पावर x इंटू z। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म्स लिखती है कि q का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z। ये टर्म तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, साइन z का अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा cos z माइनस r का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट बचेगा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा cos z आ जाएगा। फिर प्लस में q हमें लिखना है, तो q हमारे पास है 2x का क्यूब इंटू y और प्लस में साइन z। इसके बाद ब्रैकेट वाली टर्म, चलो टर्म्स को जो है हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। देखो क्या क्या था कि r का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाली तो टर्म सिर्फ यही है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये e की पावर x है, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पर था तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। फिर p का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसमें इसका डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और e की पावर x आएगा। फिर उसके बाद प्लस में r की y इंटू कॉस z माइनस e की पावर x, और आगे देखो कि p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये देखिए यहाँ से आपके पास 3 इंटू 2 6 x² और साथ में क्या आएगा y, फिर नेगेटिव साइन। q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 x का स्क्वायर साथ में y। अब आप देख पा रहे हो जो हमारी ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो सभी टर्म्स इक्वल है, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेबिलिटी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है
और इक्वेशन भी एग्जैक्ट है। तो पहले तो अपनी वो लाइन यहाँ पर लिख देना कि द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड एंड द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट भी है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल टर्म्स को रीअरेंज करना है और रीअरेंज करने के बाद उन्हें इंटीग्रेट कर देना है। पहले तो यहाँ पर हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। देखो पहले तो ये एक्स वाई वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 3x² y² dx है और यहाँ पर प्लस में 2 × x³ y और साथ में क्या है dy है। फिर उसके बाद हम e की पावर x वाली टर्म्स को साथ में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x × z साथ में dx है और यहाँ पर हमारे पास e की पावर x × dz है। दोनों में नेगेटिव साइन है तो इसे यहाँ पर जो है बाहर लिख सकते हो। फिर प्लस में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली टर्म्स है कि sin z × dy प्लस में हमारे पास क्या है y × cos z और साथ में क्या है dz है और ये इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम देखिए कि x का डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पर आपके पास 3 है। इसे आप कैसे लिख सकते हो कि यहाँ डेरिवेटिव हुआ होगा x का क्यूब और y² का। कैसे कि देखो x³ का डेरिवेटिव करोगे तो 3 आएगा और x की पावर 2 हो जाएगी और जब y का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे मल्टीप्लाई होगा और y की पावर 1 हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या है e की पावर x × z है, क्योंकि देखो e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे सेम ही रहेगा और z का डेरिवेटिव करोगे तो वो dz आ जाएगा। तो नेक्स्ट की इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है sin z dy है और y है cos z है। देखो y का डेरिवेटिव यहाँ पर हुआ है तो एक y आपके पास है और sin z है कि y का डेरिवेटिव करोगे dy होगा sin z ऐसे ही। फिर उसके बाद अगर sin z का डेरिवेटिव करते हो तो cos z आपके पास आएगा और साथ में dz कि इस टर्म का डेरिवेटिव हुआ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव हट जाएंगे तो बचेगा आपके पास क्या कि x³ × y² माइनस e की पावर x × z प्लस में y × sin z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी तरह से जो आपका एग्जाम्पल 4 है वो भी होगा। आपको क्या करना है कि जनरल फॉर्म से p dx प्लस q dy प्लस r dz से कंपेयर करना है, p के बाहर की वैल्यूज निकालनी है। फिर उसके बाद इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करोगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो टर्म्स को रीअरेंज करके वहाँ से आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।